जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जो है सिर्फ ब्रिटिश का साम्राज्यवादी विस्तार देख रहे थे। और ब्रिटिश का साम्राज्यवादी विस्तार में हम लोगों ने जो है सिर्फ ब्रिटिश का बंगाल विजय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश का मराठा विजय। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आप अपना एक टॉपिक बना लो, मराठा। ब्रिटिश का मराठा विजय भी लिख सकते हो, शॉर्ट मराठा लिख लो, मराठा। आज इनके बारे में जो है हम लोग जो है डिटेल्स इस क्लास में चर्चा करेंगे। मैं एक बात बता दूं दोस्त कि आप वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, वीडियो की वॉइस पर मत जाइएगा, एक चीज पर जरूर जाइएगा, वो वीडियो की कंटेंट पर जाइएगा दोस्त। वीडियो की क्वालिटी हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा सा झिलमिलाहट टाइप के दिख रहा हो, वॉइस थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो आपको यहाँ पर वीडियो की कंटेंट पर जाना है कि आपको यहाँ से मिल क्या चीज रहा है। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ कंसंट्रेट होकर के सुनना है, आपको यही याद होकर के जाएगा। इतने इजीली तरीका से जो मैं बताऊंगा। देखो, इतिहास कुछ है नहीं, इतिहास को एकदम जो है मस्ती और मिजाज में पढ़ना है, समझ गए ना। इतिहास कोई टफ चीज नहीं है। देखिए कैसे हम लोग जो है चीजों को आज पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, मराठा साम्राज्य जो है सबसे पहले अगर हम मैप में देखें मराठा को, अगर मैप में देखें तो कुछ हम शॉर्ट में एक इंडिया का मैप बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज डेट हो गया इंडिया का मैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुजरात हो गया, यहीं पे जस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा महाराष्ट्र यानी मराठा। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र है, तो मराठा जो है महाराष्ट्र में ही रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पर जो है मराठा महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है मराठा में जो है तो कुछ जो है से सरदार जो है देखने को मिलते हैं। इनके बारे में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे सिंधिया होगा, सिंधिया, भोसले और होलकर, ये है जो इस क्षेत्र का सरदार हुए, सामंत हुए। सरदार को ही सामंत बोला गया, ठीक है। भोसले हो गया, सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, इस सामंत का जो इस क्षेत्र का जो है वो सामंत हुए, सरदार हुए। इनके बारे में आगे चर्चा आएगा। तो बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य का। तो देखो, मराठा साम्राज्य का जो स्थापना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया। तो मराठा साम्राज्य का स्थापना किनके द्वारा किया गया? स्थापना जो है वो किया गया शिवाजी द्वारा। मराठा साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शिवाजी द्वारा किया गया। शिवाजी जी जो थे वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बहुत बड़े जानकार हुए दोस्त। गुरिल्ला युद्ध, कौन सा युद्ध? गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध के जो है ये बहुत बड़े जानकार हुए। गुरिल्ला युद्ध का जानकार कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी शिवाजी छत्रपति के उपाधि इनको बाद में मिलेगा, ठीक है। तो शिवाजी महाराज जो है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बहुत बड़े जानकार हुए। ये गुरिल्ला युद्ध आखिर में होता क्या है, पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध कहने का मतलब कि छिप करके वार करना। आप सिंपल सी इस लैंग्वेज में समझो कि गुरिल्ला युद्ध उसी को बोला जाता है जो दुश्मन के सामने ये लोग छिप करके वार करता है। तो आप यहाँ पे लिख लो, छिप करके वार करना, छिप कर वार करना, वही गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। देखो, गुरिल्ला युद्ध का जो है वो जानकार शिवाजी हुए, लेकिन इस युद्ध का इस युद्ध का जो है वो शुरुआत जो है वो महाराणा प्रताप द्वारा किया गया। इस युद्ध का शुरुआत महाराणा प्रताप द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप द्वारा जो है इस युद्ध का शुरुआत किया गया। लेकिन इस युद्ध के जानकार कौन बने? तो वो बने शिवाजी। लेकिन इसका कुछ और सीरीज है, इनके जो जानकार है वो इस युद्ध का और कोई जानकार थे, वो थे महाराणा प्रताप। तो शुरुआत किया, इनके बाद आएंगे मलिक अंबर, फिर आएंगे शिवाजी और उसके बाद आएंगे बाजीराव प्रथम। ये लोग जो हुए वो गुरिल्ला युद्ध के जानकार हुए, गुरिल्ला युद्ध के जानकार, ठीक है आपको यहाँ। लेकिन इस युद्ध का जो शुरुआत है वो महाराणा प्रताप द्वारा किया गया और ये लोग जो है इस युद्ध के जानकार बने। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मराठा साम्राज्य का छत्रपति बने, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो मराठा साम्राज्य का जब छत्रपति बनते हैं, जब छत्रपति बना तो ये जो है से अपने साम्राज्य के, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ये सिंधिया, भोसले, होलकर, ये जो है से अपने साम्राज्य के सरदार और संपन्नों से पहले अपना संबंध को स्थापित किया, अपने संबंध को अच्छा किया। यही जो है सिंधिया, भोसले और होलकर से, इन लोगों से जो है से अपना एक संबंध को बेहतर किया, संबंध को स्थापित किया। और इनको जो है से मराठा साम्राज्य के लिए जो है वह राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, यानी कि टैक्स वसूलने का जो है अधिकार किनको मिल गया?
छत्रपति के द्वारा जो है, छत्रपति के द्वारा जो है वह राजस्व वसूलने का अधिकार किनको दे दिया गया? वह दे दिया गया सरदारों को दे दिया गया। तो ये छत्रपति कौन बने? शिवाजी बने। जब छत्रपति शिवाजी बने तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है वह सरदारों और सामंतों, सरदार को ही सामंत बोला गया, उनसे पहले अपना संबंध को अच्छा किया और संबंध स्थापित करने के बाद जो है उनको जो है अपने साम्राज्य का, यही सामंत यही हुआ, यही लोग है सिंधिया भोसले होकर यही है जो सरदार हैं, इन्हीं को जो है क्या बोल दिया कि आप जो है मराठा साम्राज्य के लिए राजस्व वसूलेंगे, आप जो है मराठा साम्राज्य के लिए टैक्स वसूलेंगे। ये अधिकार दे दिया गया कि इनको सरदारों को दे दिया गया। अब ये जो सरदार हुए, ये जो सिंधिया भोसले होलकर हुआ, ये ससुर लोग जो है इन लोग का किया अपने साम्राज्य में जो है दो तरह का कर वसूलना चालू किया। एक कर को बोला गया सरदेशमुखी कर और दूसरा कर को बोला गया चौथ कर। क्या होता है सरदेशमुखी कर और क्या होता है चौथ कर, हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहां तक आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो बात करते हैं क्या चीज? सरदेशमुखी कर का। तो देखो सरदेशमुखी कर वो कर होता था, सरदेशमुखी कर वो कर होता था जो अपने ही राज्य के लोगों से वसूला जाता था। अपने ही राज्य के लोगों से वसूले जाने वाले कर वो क्या कर कहलाता था? सरदेशमुखी कर। तो यहां पे लिख लेते हैं अपने ही राज्य से वसूले जाने वाले कर, वसूले जाने वाले कर को ही क्या कहा गया? सरदेशमुखी कर कहा गया। अब दूसरा मैंने बात किया था क्या चीज? चौथ कर। इन लोगों जो है कर को दो भाग में डिवाइड किया। एक भाग जो क्या? वो सरदेशमुखी कर वो कर होता था जो अपने ही राज्य के लोगों से वसूला जाता था, और वहीं पर जो चौथ कर हुआ वो अपने आसपास के राज्यों से, राज्यों के आसपास के जो क्षेत्र हुए वहां से वो कर वसूला जाता था। यानी ये कि गैर नागरिक से कर वसूले जाने वाला कर को ही क्या बोला गया? चौथ कर बोला गया। देखो आगे चल करके चौथ कर जो है वो समाप्त भी किया जाएगा। अगर आपको पता है कि चौथ कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था, और मुगल बादशाह जो था चौथ कर को समाप्त किया था, ये जो अगर आपको इसके बारे में जानकारी पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात यहाँ पर ये क्या है कि सरदेशमुखी कर की क्या है कि अपने ही कर राज्य से वसूले जाने वाला कर था, अपने ही राज्य के लोगों से वसूले जाने वाला कर था। चौथ कर की बात करते हैं तो चौथ कर वो कर होता था जो अपने आसपास के राज्यों से वसूला जाता था। चौथ कर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चौथ कर जो होता था क्या होता था? अपने राज्य के आसपास के क्षेत्रों से वसूले जाने वाला कर, ठीक है। यानी कि अपने आसपास के राज्यों से वसूले जाने वाले कर को ही क्या कहा गया? चौथ कर कहा गया। तो देखो बिल्कुल इजी भाषा में, आपको ज्यादा कोई टेक्निकल वर्ड आपको नहीं यहाँ पे दिया जा रहा, एकदम सिंपल तरीका से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरदेशमुखी कर वो कर होता था जो अपने ही राज्य के लोगों से वसूला जाता था, और चौथ कर वो कर होता था जो अपने राज्य के आसपास के क्षेत्रों से वसूले जाने वाला कर था। देखो चौथ कर को जो है वो उन लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया। चौथ कर को जो है इन सरदारों ने जो है 4 भागों में डिवाइड किया। वह कौन कौन सा भाग था यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया? ठीक है। बात कर रहे थे क्या जी? चौथ कर का। तो चौथ कर का जो है बाबू वो 4 भागों में डिवाइड किया गया। 4 भाग, इसको 4 भागों में बांटा गया। थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं कि नहीं, थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चौथ कर इसको जो है 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में बांटा गया। पहला मोकास कर, ठीक है। मोकास कर ये वो कर होता था जो सरदार रखता था। सरदार जब इसको जो सरदारों को, इनको जो है
सिंधिया हो गया, भोसले हो गया, होलकर हो गया, इनको तो राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया छत्रपति के द्वारा। अब जब ये राजस्व वसूल करके लेकर के आएगा कि भाई काम किया है तो इसको तो तनख्वाह चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसको तो पेमेंट चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने अपनी राजस्व वसूल के लाने के बदले में जो है जो मोकाश कर जो है ये सरदार रखते थे। सरदार को दिया जाता था ये मोकाश कर, और ये जो है 66% ये रखते थे खुद। अगर 100% कर लेकर के आता है, इसमें से 100% अगर कर लेकर के आता है तो उसमें से 66% कौन रख लेगा? वो रख लेगा सरदार लोग, जो सिंधिया, भोसले, होलकर लोग रख लेगा, जो इनको राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। उसी में फिर जो है दूसरा जो कर बांटा गया, दूसरा जो कर दिया बावती जो है ये कर जो है वो छत्रपति रखता था। छत्रपति रखता था। वो कितना परसेंट? 25%। 25% जो कर है पूरा कुल राजस्व का 25% जो है वो छत्रपति रखता था। और दूसरा हुआ सहोत्रा जो है ये जो रखता था पंथ सचिव जो है और ये कर जो रखे जाते थे वो 66% जो है 6% जो है वो रखता था। कौन? पंथ सचिव रखता था। और चौथा जो है वो नादगोंडा। और ये जो कर होता था वो छत्रपति के अंडर में ही होता था। लेकिन इस कर को तब इस्तेमाल किया जाता था जब राज्य में कोई आपदा, ऐसी कोई जो है घटना आ जाए, आकस्मिक कोई घटना आ जाए, उस टाइम जो है वो नादगोंडा जो कर जो 3% ये जो है 3% लिए रखे जाते थे। 3% इस कर को ये आपदा के समय, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपदा के समय ये कर जो है आपदा के समय प्रयोग होने वाला कर, प्रयोग या इस्तेमाल होने वाला कर, ठीक है। नादगोंडा जो है आपदा के समय में जो है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये कर जो होता था किसके अंडर में रहता था? छत्रपति के अंडर में रहता था। ये कर जो है छत्रपति अपने अंडर में रखता था। तो देखो चौथ कर को जो है वो कितने भागों में बांटा गया? तो चौथ कर को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग में बांटा गया? तो मोकाश, बावती, सहोत्रा और नादगोंडा। जो मोकाश कर होता था वो कौन रखता था भाई? तो सरदार रखता था। कितना परसेंट रखता था? तो 66% रखता था। बावती जो है वो कौन रखता था? तो छत्रपति रखता था। कितना परसेंट रखता था? तो 25% रखता था। सहोत्रा जो है कौन रखता था? तो पंथ सचिव रखता था। कितना परसेंट रखता था? तो 6% रखता था। वहीं पे नादगोंडा जो है वो कौन रखता था? तो वो भी छत्रपति के अंडर में होता था। लेकिन इस कर को आपदा के समय इस्तेमाल किया जाता था। और ये कर जो है 100% के कितना परसेंट रखा जाता था? तो 3% रखा जाता था। यहां तक तो आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आई होप कर हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज जो मैंने अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, यहां तक आपको जो है वो क्लियर हो गया। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जो यहाँ पर कुछ पेशवा हुआ करते थे। अब ये जो पेशवा जो है, पेशवा को जो है नियुक्ति जो है वो छत्रपति करता था। पेशवा का अगर नियुक्ति की बात किया जाए, अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं। हो गया? चलिए, जो पेशवा का जो नियुक्ति है वो छत्रपति के द्वारा किया जाता था। अब यहाँ इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। बात कर रहे थे क्या? पेशवा का जो नियुक्ति है उसको इसके द्वारा किया जाता था, छत्रपति के द्वारा। अब देखो यहाँ पे छत्रपति को ही क्या कहा गया? राजा। यहाँ का जो छत्रपति था उसको राजा कहा गया। पेशवा को प्रधानमंत्री और पंथ सचिव को जो है वो विदेश मुखी कहा गया। विदेश मुखी। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए, अब यहां पर बात कर रहे थे शिवाजी का। तो शिवाजी जो है, शिवाजी का 2 पुत्र हुए। शिवाजी का 2 पुत्र, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया शिवाजी। शिवाजी का जो है वो 2 पुत्र हुए,
संभाजी और राजा राम जी, संभाजी और राजा राम जी, संभाजी यहाँ पे लिख देंगे। संभाजी, देखो शिवाजी के कितने पुत्र हुए? शिवाजी को जो है वो 2 पुत्र हुए, संभाजी और राजा राम जी। संभाजी का पुत्र जिनका नाम साहू जी, ये पुत्र थे, ये दोनों पुत्र थे किनका? शिवाजी का, संभाजी और राजा राम जी। और संभाजी का पुत्र जो हुए वो कौन हुए? साहू जी हुए। संभाजी का पुत्र कौन हुए? साहू जी हुए। और राजा राम जी का जो पत्नी थी वो थी ताराबाई जो है से राजा राम जी की पत्नी हुई। और इनका जो बेटा का नाम हुआ राजा राम द्वितीय। यहां तक तो क्लियर हो गया कि शिवाजी का 2 बेटा संभाजी और राजा राम जी। संभाजी का पुत्र साहू जी और इनका जो पत्नी हुई, ये पत्नी हुई किनका? राजा राम जी का, वो ताराबाई। और ताराबाई का जो है पुत्र जो है वो राजा राम द्वितीय हुए। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। देखो क्या होता है, जब यहाँ पर जो है से 1707 की बात है, 1707 में जो है से औरंगजेब का जो है से पतन हो जाता है 1707 में। इससे पहले जो है से साहू जी को जो है वह जो है से औरंगजेब के द्वारा जो है से जेल में डाल दिया जाता है। साहू जी को जो है से औरंगजेब के द्वारा जो है से जेल में डाल दिया जाता है। और उस टाइम जो है से यहाँ का मराठा साम्राज्य का जो सत्ता संभालती है वो ताराबाई संभालती है। जब 1707 में औरंगजेब का पतन होता है, तो साहू जी जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं। और इसी बीच में चलने लगता है क्या चीज? गद्दी को लेकर के किनके बीच में? ताराबाई और साहू जी के बीच में जो संघर्ष है। और इस संघर्ष में जो है से ताराबाई को जो है से साहू जी पराजित करता है। और फाइनली जो विजेता बन लो और जो छत्रपति जो बन लो, ये बन जाते हैं कौन? साहू जी। अब जब ये छत्रपति बनते हैं तो ये जो है से अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में जो है पेशवा की नियुक्ति करते हैं। तो इनका जो पहला पेशवा नियुक्ति हुआ था, और जैसे साहू जी जो है से साहू जी का जो पहला पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो साहू जी का अगर आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहू जी का साहू जी ने जो पहला पेशवा के रूप में किनको नियुक्त किया, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ, जिनको नियुक्ति 1713 में किया गया। उसका 1720 तक जो है कार्यकाल रहा। वहीं पर जो बात किया इसके बाद में बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 तक, बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक, माधवराव 1761 से 72 तक, नारायण राव 1772 से 73 तक, माधवराव प्रथम इनको जो है 1774 से 95 तक, और बाजीराव द्वितीय जो है, बाजीराव सेकेंड जो है वो 1795 से 1818 तक। तो ये जो है कुल जो है मराठा साम्राज्य के जो है पेशवा हुए। हर कोई के हमको बारे में एक जो है एक के बारे में, बालाजी विश्वनाथ हो गया, बाजीराव प्रथम हो गया, बालाजी बाजीराव हो गया, माधवराव हो गया, नारायण राव हो गया, माधवराव हो गया, माधवराव फर्स्ट हो गया और बाजीराव सेकेंड हो गया। इनके सब के बारे में जो है हमको डिटेल से पढ़ना होगा। एक के बारे में जो है हम लोग हर को जो बालाजी विश्वनाथ के बारे में भी पढ़ेंगे, बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे और बालाजी बाजीराव के प्रथम, इन सभी पेशवा के बारे में जो है हम लोग डिटेल से जो है वो जानकारी लेंगे। तो इस क्लास में आज तक के लिए यही रखते हैं। फिर जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम। तो इस इनका जो सेकंड जो हमारी क्लास होगी बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम तक। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज सपोर्ट मी।